क्लासेस। तो मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर टॉपिक था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग से भी आपको बताए, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको पिछले लेक्चर में, और मैंने ये भी कहा था कि आप उसे बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी कमेंट में दे दूंगा। तो मैं आज न्यू टॉपिक के साथ शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपसे वो क्वेश्चंस बन गए होंगे, और ऐसे आपको उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं उनके सॉल्यूशंस आपको करके दे दूंगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वो जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, जो टफ क्वेश्चन होंगे, उसके सॉल्यूशंस मैं करके दे दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं नए टॉपिक की तरफ जा रहा हूं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ये दोनों टॉपिक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कुछ मिलते जुलते भी एस्पेक्ट्स हैं दोनों में, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं जिन्हें पढ़ना है। तो फर्स्ट मैं ये बताता हूं आपको कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। हिंदी में इसे आणविकता कहा जाता है, अभिक्रिया की आणविकता ये टॉपिक है। तो पहले मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है मैं ये बताऊंगा, उसके बाद ऑर्डर के साथ इसे कंपेयर भी करूंगा, जो इस चैप्टर का वन ऑफ द टॉप क्वेश्चंस माना जाता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक रिएक्शन में लिखा हूं यहां पे A + B से लिख रहा हूं प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, A + B से मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रोडक्ट। तो इसमें आपको ये बताना होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी ये समझना है। देखिए, इसी चैप्टर में मैं कुछ लेक्चर्स के बाद आपको एक टॉपिक आएगा कोलिजन थ्योरी, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के स्पीशीज आपस में कोलाइड करते हैं। रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तभी जाकर के वो रिएक्शन कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में, प्रोडक्ट बनाने में रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड हिंदी में टक्कर कहते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट अगर हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट का आपस में कोलिजन होना जरूरी है, तभी जाकर के वो प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन का एक रूल है। कोलिजन थ्योरी में इसे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर भी अगर उस थ्योरी को अप्लाई किया जाए तो ये समझा जाएगा कि A एंड B दो रिएक्टेंट हैं जिन्हें आपस में रिएक्ट करवाना है। जिन्हें आपस में रिएक्ट करवाना है तो ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, तब जाकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बात तो समझ में आ गया कि देयर शुड बी ए कोलिजन बिटवीन A एंड B टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। अब सवाल है कि A एंड B कितने कोलाइड करेंगे। तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ के मैंने A का एक मॉलिक्यूल लिखा है और B का भी एक मॉलिक्यूल लिखा है, यानी कि दोनों के 1 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को देख करके तो ये समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है, आप इसी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीशीज, मैंने यहां रिएक्टिंग स्पीशीज कहा है ये इसलिए क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। मतलब जो आपस में रिएक्ट करेंगे स्पीशीज, वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, एक वर्ड है यहां साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। मतलब A एंड B को सिर्फ टकराना ही नहीं है, एक साथ टकराना है, ठीक है। कोलाइड करते समय साइमल्टेनियस कोलिजन करना है, ठीक है। हालांकि दो स्पीशीज में तो आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा क्योंकि साइमल्टेनियसली तो ऐसे भी होगा, लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं 2A + B से मैं लिख देता हूं अगर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ये बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दो के दो एटम है और A के एक एटम है, या जैसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ऐसे आयन भी कह सकते हैं। तो ये तीनों को जब आपस में टकराना है तो ऐसा नहीं होगा कि A का एक एटम B के एक एटम के साथ कोलाइड करेगा, नहीं, A का दोनों एटम को एक साथ B के साथ कोलाइड करना पड़ेगा। इसे ही कहा जाता है साइमल्टेनियसली कोलिजन। मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज का एक साथ टक्कर होना जरूरी है। तो किसी रिएक्शन में भी जितने रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे उनके नंबर को कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो आप यहां पे रिएक्शन देख के ही बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हो गया आपका
यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मोलिकुलरिटी इक्वल टू 2। देखिए पता चल रहा है कि A का 1 B का 1 के साथ टकरा रहा होगा, साथ साथ टकरा रहा होगा, प्रोडक्ट बना रहा होगा, रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा होगा, इसलिए इसका मोलिकुलरिटी इक्वल टू 2। यहां भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि A का 2 एटम और B का 1 एटम साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहा होगा और प्रोडक्ट दे रहा होगा, इसलिए मोलिकुलरिटी इसका हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। मतलब आप रिएक्शन देख करके सीधे देख के बता दीजिए जितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे होंगे और प्रोडक्ट दे रहे होंगे उनके नंबर को मोलिकुलरिटी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन आप साथ-साथ लिखिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, आप पॉज करके लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एटम, मॉलिक्यूल और आयन, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एटम, मॉलिक्यूल और आयन which must collide simultaneously, which must collide simultaneously, COLLIDE, collide मतलब टक्कर, which must collide simultaneously, साथ साथ, to give product, to give product is called molecularity of reaction। ठीक है, अब ये बताइए क्या मोलिकुलरिटी निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ी? नहीं, हम लोगों ने देख के बता दिया कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 है, मतलब ये एक तरह का थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। तो आप इसके डेफिनेशन में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, ये एक तरह का थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन देख के ही पता चल जाता है। ठीक, तो ये हो गया मोलिकुलरिटी। लेकिन अब यहाँ आप क्या कीजिएगा, डेफिनेशन लिखने के बाद ये दोनों एग्जांपल को भी लिख लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे 2A + 3B जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप इसका मोलिकुलरिटी निकालने का कोशिश करेंगे, मोलिकुलरिटी, तो इसका मोलिकुलरिटी आपको देख के लगेगा कि ये 3 + 2 5 होने वाला है, ये 5 है, जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसका मोलिकुलरिटी 5 नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसका मोलिकुलरिटी 5 नहीं होगा। वो क्यों, आप समझिएगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि जितने रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं उनके नंबर को हम लोग मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो आप यहाँ पे 3 + 2 5 तो देख रहे हैं, ठीक है, मोलिकुलरिटी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसको नोट करके भी लिखना है, मोलिकुलरिटी ऑफ मोर देन 3 स्पीशीज, मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सीडिंग 3, मतलब 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी कभी नहीं हो सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 ही हो सकता है। अब इसका जवाब आपसे को लगेगा कि मोलिकुलरिटी 3 ही क्यों हो सकता है, 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए एक साथ कोलिजन जो होता है, साइमल्टेनियस कोलिजन, 3 से ज्यादा स्पीशीज का पॉसिबल नहीं है। मतलब एक पॉइंट पे 3 से ज्यादा स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते। कोलाइड तो कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियस कोलिजन 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एक साथ एक बिंदु पर 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे आप एक नोट में लिख लीजिए, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, molecularity can never be more than 3 because simultaneous collision of more than 3 species is not possible। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मोलिकुलरिटी यहाँ 5 लिखा हुआ है, अगर ये मोलिकुलरिटी यहाँ पे 5 नहीं है तो क्या है? तो अगर कभी भी मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा आता है तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको जटिल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, या इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन भी कहा जाता है। मतलब ये रिएक्शन एक नहीं बहुत सारे स्टेप्स में हुआ होगा, तभी मोलिकुलरिटी यहाँ पे 5 है। ठीक है, मैं कुछ देर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। अभी तब तक मैं मोलिकुलरिटी के डेफिनेशन में ही रहता हूं, बाद में समझाऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, इसे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मोलिकुलरिटी समझ गए, मोलिकुलरिटी रिएक्टिंग स्पीशीज जितने होते हैं उसके नंबर पे मोलिकुलरिटी कहते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक बार ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच डिफरेंस। ठीक है, आप ये लिखते चलिएगा, पॉइंट यहां मैं बनाते जा रहा हूं, मैं आपको मेन चीज यहां लिख दे रहा हूं, साथ साथ आपको लिखाते जाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैंने जब ऑर्डर पढ़ाया था
तो इसका डेफिनेशन एक दिया था और अभी मॉलिक्युलरिटी पढ़ाया, इसका भी मैंने एक डेफिनेशन दिया। तो आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में दोनों का डेफिनेशन लिखना है। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। ऑर्डर का डेफिनेशन ये था, द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। मतलब अगर कोई रेट लॉ दिया हुआ है तो उसमें रिएक्टेंट के जितने भी पावर होते हैं, कंसंट्रेशन के जितने भी पावर होते हैं, इनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन इसका। और मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन मैंने अभी बताया आपको, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, total number of reacting species which must collide simultaneously is called molecularity। तो ये दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे आ गया। मतलब फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों को डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना होगा क्या? आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर डिपेंड करता है रेट लॉ पे और रेट लॉ डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। यानी कि ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक तरह का थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो लिखना होगा आपको ऑर्डर में, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सेकंड पॉइंट में इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मॉलिक्युलरिटी में लिखना है इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब रिएक्शन देख के हम लोग बता सकते हैं मॉलिक्युलरिटी क्या है। और अगर 3 से ज्यादा रहा तो क्या बोलना है? तो बोलना है कि वो एक तरह का कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है? मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जो है वो आपका होल नंबर तो हो ही सकता है, लेकिन साथ साथ जीरो एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो आपको ये लिखना है, इट इज नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। इट इज नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। इट इज नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। ये सिर्फ हमेशा होल नंबर ही नहीं होगा, होल नंबर तो होगा ही, साथ साथ जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन सब हो सकता है ना। जबकि यहां आपको यहां लिखना है इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। ये हमेशा ही क्या होगा? होल नंबर होगा। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर बट इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। ये आपका जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। तो ये हो गया आपका दोनों के बीच का थर्ड पॉइंट। ये तीनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं जिसे मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मैंने आपको डिस्कशन किया था, मैं फिर से समझाऊंगा। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब हम लोग को ऑर्डर निकाला जाता है, जब उस रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग को ऑर्डर निकाला जाता है, तो हम लोग इसके लिए स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं। कैसा स्टेप देखते हैं? स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं। जबकि मॉलिक्युलरिटी के लिए अगर हम लोगों को किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी निकालना हो तो हम लोग ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि आपको फोर्थ पॉइंट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पॉइंट को लिखवा देता हूँ। आप पॉइंट लिख लीजिए। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the overall order of a reaction is determined by slowest step। और यहां आपको लिखना है there is no significance of molecularity for a complex reaction, ठीक है, for a complex reaction। मैं इसको समझा दे रहा हूं अभी क्या है, फोर्थ पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, उसको आप समझ लीजिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको लिखना होगा, फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको यहां पे कुछ लिख रहा हूं, लिखिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस on the basis of स्टेप्स के बेसिस पे कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो है स्टेप्स के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन,
एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? वैसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, एक ही स्टेप में आपने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वैसे रिएक्शन को कहा जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, आप कह सकते हैं जनरल एग्जांपल में मैगी बनाना। मैगी बनाना भी एक तरह का एलिमेंट्री रिएक्शन है। एक ही बार में आपने सारा जो उसमें जो मसाले होते हैं सब डाल करके आप मैगी बना लेते हैं, तो एक तरह का एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस in a single step is called elementary reaction। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने जनरल एग्जांपल लिख दिया, a plus b से प्रोडक्ट बन रहा है, ये एक तरह का एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा जो इसका जो टाइप है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या इसी को मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है इसको आप समझिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? तो आपको तो नाम से डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन, द रिएक्शन which takes place in more than one step, the reaction which takes place in more than one step is called complex reaction। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, अब इसके एग्जांपल को समझाने के लिए मैं यहाँ एक कुछ लिख रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा कंसर्न ये 4th पॉइंट को समझाने का है। ठीक है, आपको साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे ये टारगेट है नंबर 4 पॉइंट को मैंने नहीं समझाया, मुझे पता है, मैं इसीलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए a plus 3b से बन रहा है E, एक प्रोडक्ट बनाया मैंने, a plus 3b gives E। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 3 + 1 4, तो क्या 4 मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और इसी से समझ में आ रहा है कि एक तरह का कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे ये 4th पॉइंट को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ये अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बिल्कुल होंगे। और मैं क्या कर रहा हूं, इनके इस रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं उनको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं उन सारे रिएक्शंस, जो रिएक्शंस इसमें स्टेप्स आएंगे उनको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो एक बात और, जब किसी केमिकल रिएक्शन के सारे स्टेप्स को लिख दिया जाए, जब किसी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स आते हैं मैं सारे स्टेप्स को लिख दूं, तो वो रिएक्शन का होता है मैकेनिज्म। क्या कहलाता है? मैकेनिज्म, क्रियाविधि। कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज मैकेनिज्म? ठीक है, मैंने याद कीजिए आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में मेनली 3 चीज पढ़ा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, फ्रैक्शंस अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड था मैकेनिज्म, है ना। तो वो मैकेनिज्म आपका यहीं पे है, बहुत छोटे से में मैकेनिज्म को समझाया गया है, और इसे मैं और थोड़ा सा डिटेल में इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखने की बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें मैं मान ले रहा हूं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स है। देखिए, मैं मान रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, a प्लस मान ले रहा हूं कि इसमें 3b, a को 3b से रिएक्शन करा के E बनाना है, लेकिन मैंने ये माना कि पहले स्टेप में a 3b से नहीं 1b से रिएक्शन किया। ठीक है, और आपको दिया C। ठीक है, मान लिया कि 1b से रिएक्शन करके बनाया C। स्टेप 2 में मान लिया मैंने कि आपका जो एक यहां तो 3b है, मुझे जितने भी स्टेप्स हैं सब जोड़ के ये लाना है, तो 1b और जो बचा था वो भी इसके प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन किया, C के साथ रिएक्शन किया, और आपका दिया D। ठीक है, देखिए ये A और B जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया था वो दूसरे स्टेप के लिए रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, और मेरे पास 3b था तो मैंने 1b खर्च किया, लेकिन अभी भी 1b बाकी है, तो 1b और 1c जो यहां से प्रोडक्ट बना था इसको मिला के D बनाया। D भी आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, आपको पता है कि D मेन प्रोडक्ट नहीं, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? E। तो आपको स्टेप 3 लिखना पड़ेगा, मैं स्टेप 3 लिख रहा हूं। स्टेप 3 में 1b और जो बचा है वो किससे रिएक्शन करेगा? किससे रिएक्शन करेगा बोलिए? तो ये रिएक्शन करेगा D से, D से रिएक्शन करके क्या बना देगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट E। ठीक है, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप इसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं सारे स्टेप्स को ऐड करके देखिए, ये आपका आ जाना चाहिए। तो देखिए LHS में क्या आ रहा है? A B B B 3b प्लस C प्लस D, और प्रोडक्ट में आपका क्या आ रहा है? C प्लस D प्लस E, यानी कि C प्लस D आपके प्रोडक्ट साइड में भी है, रिएक्टेंट साइड में भी है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या? A प्लस 3b इज इक्वल टू E। यही आपको यहां लिखा हुआ है कि नहीं? ये 3 स्टेप में मैंने इसका रिएक्शन को दिखाया। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो 4th पॉइंट मैंने लिखा है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसके सारे स्टेप्स को लिख दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म है ये। अच्छा, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा हो कि C और D क्या है सर? ये तो आपका रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये दोनों को कहा जाता है इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं?
इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस में जब कोई एक ऐसा स्पीसीज बीच में बनता है जो आपका ना तो रिएक्टेंट है ना तो वो प्रोडक्ट है, बीच का स्पीसीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। जब आप खाना भी बनाते हैं तो कभी-कभी कुछ खाना बनाने के दौरान भी जब आप दो रॉ मटेरियल को मिलाते हैं, जैसे आलू को या प्याज को मिलाने के बाद एक ऐसा बीच में स्पीसीज बनता है जिसे आप खा नहीं सकते हैं, वो बीच का है, ना तो वो आपका कच्चा मटेरियल है ना ही वो सब्जी बना हुआ मटेरियल है, वो बीच का चीज है, उसे ही हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। हिंदी में मध्यवर्ती कहा जाता है इसे, ठीक है। अब देखिए ये इंटरमीडिएट हो गया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 3 स्टेप मैंने स्टेप्स लिख दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर, 2 टारगेट है और एक है ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी। ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी देखिए, आपको ओवरऑल ऑर्डर के लिए क्या चाहिए? रेट लॉ, क्योंकि ऑर्डर को हम लोग बिना रेट लॉ का लिख नहीं सकते। आपके मन में ये क्वेश्चन पहला ये आएगा कि सर हम लोग कौन सा स्टेप को रेट लॉ लिखें, क्योंकि रेट लॉ इसका भी लिखा सकता है, रेट लॉ इसका भी लिखा सकता है, रेट लॉ इसका भी लिखा सकता है। ये तो एक्चुअली कोई रिएक्शन है ही नहीं, ये तो तीनों का बस मिक्सचर है ये रिएक्शन। मेन तो ये 3 स्टेप्स में हुआ ना, तो हम लोग रेट लॉ किसका लिखेंगे? जिसका भी रेट लॉ लिखेंगे उसके रिएक्टेंट का जो पावर होगा उसका जोड़ ही आपको ऑर्डर देगा। लेकिन सवाल है कि हम लोग रेट लॉ किसका लिखें, ठीक है? यही पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो जब एक्सपेरिमेंट करके स्टेप्स लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है कि ये तीनों स्टेप में सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा है। तो ये मैं मान ले रहा हूं, मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये मैं अपने हिसाब से लिख दे रहा हूं स्लो फास्ट, ठीक है? ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि ये एक्सपेरिमेंट करके स्लो फास्ट लिखा जाता है। ये मैं मान ले रहा हूं कि पहला स्टेप है स्लो, दूसरा और तीसरा स्टेप है फास्ट, मान लिया। तो जब अब हम लोग को अगर ये पता चल जाए कि ये स्लो है, हो सकता है ये स्लो होता, ये भी हो सकता था, ठीक है? तो जब ये स्लो पर मैंने मान लिया अगर ये स्लो स्टेप है तो रेट लॉ भी इसी का लिखाएगा, ठीक है? आपको रिएक्टेंट का यहां जो रिएक्टेंट लेना है वो कौन सा लेना है? A एंड B। अगर ये स्लो होता तो यहां B एंड C लिखाता, अगर ये स्लो होता तो यहां B एंड D लिखाता, ठीक है? और इसमें जितने भी कोएफिशिएंट हैं आप सीधे पावर में लगा दीजिए, ठीक है? अब बताइए जब मैंने इसे पावर में लगा दिया तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 1 2। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आया, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आया तो ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हमने किस स्टेप को ध्यान में रखा? फास्ट वाले को कि स्लो वाले को? तो हमने किस स्टेप को ध्यान में रखा? स्लो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको पॉइंट में लिखाया था कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी से हम लोग ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? और इसमें एक बात और आप जोड़ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्लोएस्ट step is rate determining step। rate determining step, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन करता है, उसी से रेट निकाला जाता है और उसी से ऑर्डर निकलता है। अब आपका एक चीज और आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी? सर इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? तो समझिएगा, इस रिएक्शन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाला जा सकता है, इसका कोई ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है। हाँ, स्टेप वाइज मॉलिक्यूलरिटी होता है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना है तो आप बोलेंगे 2, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना है तो आप बोलेंगे 2, इस स्टेप का भी मॉलिक्यूलरिटी कितना है तो बोलेंगे 2, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है। और ये मैंने 4th पॉइंट में डिफरेंस में दिखाया था, देयर इज नो सिग्निफिकेंस, मतलब इस मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं है किस रिएक्शन के लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई महत्व नहीं है, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी निकाला ही नहीं जा सकता। स्टेप वाइज होगा लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। मैंने इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के माध्यम से मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तो समझाया ही, साथ साथ मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म की बेसिक चीजों को समझा दिया और आपको ये भी बता दिया स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ रिएक्शंस के रेट को डिसाइड करने में होता है, ठीक है? और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस को मैंने आपको, तो अब आपको न्यू टॉपिक डालना है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन मैंने आपको बताया भी था कि केमिकल काइनेटिक्स में 3 चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है? इसे आप रेट मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है क्या, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है? तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को बता दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। द सीरीज ऑफ स्टेप्स involved in a chemical reaction is called mechanism of reaction।
मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उनके सीरीज को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल मैंने जो इसके जस्ट अभी जो बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पॉइंट को, उसको आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। और उसमें आप ये भी देखा होगा कि मैकेनिज्म के अलावा इंटरमीडिएट्स भी आते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब जैसे आपको कोई खाना बनाना है, ठीक है, आपको सब्जी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के कैसे बनाएंगे। आप पहले दो चीजों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसमें पानी डालना है, फिर उसमें आपको तीसरा मसाला डालना है, मसाला बनने के बाद फिर नेक्स्ट चीज को डालना है, फिर उसे छोड़ देना है। मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं ना, जैसे कोई खाना बनाने में जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं, जस्ट लाइक उसे समझ सकते हैं, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सारे के सीरीज को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, तो आपको इस टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को मैंने पहले एग्जांपल से बता दिया। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो वो मैंने यहाँ आपके टॉप 4 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिखा है। इसमें आपको कहता क्या है, मैं एक क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ और मैं बताऊंगा 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन खुद से बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं और सीबीएसई में ये आ सकते हैं, हालांकि ये स्टेट बोर्ड जैसे झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, इसलिए 2 क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है फर्स्ट वाला, फॉर द केमिकल रिएक्शन 2NO2 + F2 से बन रहा है 2NO2F। एक कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। The experimentally determined rate is, मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो रेट निकला है इसका वो निकला है R = K, यहाँ K छूट गया, सॉरी, R = K NO2 और NO2 का पावर 1 F2 का पावर 1। यहाँ आपको लिखना है गिव प्रपोज्ड मैकेनिज्म, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म होगा उसको आपको लिखना है। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या कहलाता है। प्रपोज मैकेनिज्म मतलब आप क्या मैकेनिज्म को प्रपोज कीजिएगा, आप क्या मैकेनिज्म को दीजिएगा, आपके हिसाब से इस रिएक्शन को देख करके क्या मैकेनिज्म निकल रहा है। तो मैंने आप अभी कहा आपके हिसाब से, तो आपको लग रहा होगा आपके हिसाब से मतलब सर, मतलब देखिए इसी रिएक्शंस के कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, इस रिएक्शन के जब मैं मैकेनिज्म को लिखूंगा तो इसके एक आंसर नहीं 2 आंसर भी हो सकते हैं, 3 आंसर भी हो सकते हैं। मतलब मैं जो मैकेनिज्म दूं हो सकता है कि मेरा दोस्त दूसरा मैकेनिज्म दे, ठीक है, और दोनों का सही हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन के मल्टी आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रपोज्ड मैकेनिज्म, आपको यहाँ पे रियल आंसर को देना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ प्रपोज्ड मैकेनिज्म देना है। तो मैं एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है और बहुत बाद में दिक्कत भी करता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एग्जांपल को ही कोशिश कीजिएगा कि समझ आए और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रिएक्शन वो जो लिखा हूँ 2NO2 + F2 से बन रहा है 2NO2F, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेट लॉ इसका लिखा हुआ है R = K NO2 का पावर 1 F2 का पावर 1। देखा जाए तो यहाँ हमारे पास 2 हिंट है। पहला, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है और R = K NO2 का पावर 1 और F2 का पावर 1, ये जो लिखा हुआ है ना, ये समझ लीजिए कि आपको एक स्टेप दे दिया है। बोलिएगा कैसे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताया, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप इस लाइन को थोड़ा उल्टा बोलिए तो, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोएस्ट। मतलब अगर आपको जो रेट डिटरमाइन किया हुआ स्टेप होगा वो जरूर स्लो हो रहा होगा। मतलब ये है कि इसमें जितने भी स्टेप्स आएंगे इसमें से आपको समझ लीजिए कि एक स्टेप आपको क्वेश्चन में दे दिया है। कौन सा स्टेप? ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, यही आपका एक स्टेप है, ठीक है। ये आपका एक स्टेप ही दिया हुआ है और समझ लीजिए ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? स्लोएस्ट स्टेप। देखिए NO2 + F2, ये जो आपको रिएक्शन में लिखने के लिए बोला है, दोनों का पावर 1 1, यानी कि इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, ये आपको समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है और यही है आपका कौन सा स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि ये आपका रेट लॉ है। रेट लॉ तो हम लोग स्लोएस्ट स्टेप को देख के देते हैं ना,
तो अगर कोई रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, जरूर ये स्लो हो रहा होगा, तब ना ये रेट लो है आपका। उल्टा सोचिए, अगर आपको ये दिया रहता, यहाँ स्लो रेट लिखा रहता, अभी जस्ट आपने पढ़ा, तो रेट लो में आप क्या लिखते? आप ये ना लिखते R = K NO2 का पावर 1 और F2 का पावर 1, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। तो समझ लीजिए जब रेट आपको दे दिया है तो ये बात क्लियर है कि आपको स्टेप नंबर 1 लिखना है और वही स्टेप आपका क्या है? स्लो। अब देखिएगा, यही हिंट आपको मिला है। अब समझिएगा कि आप प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनाना है ये आपको समझना है, ठीक है? तो आप एक बार, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको 2 स्टेप जोड़ना है और ये लाना है किसी तरह से। तो आप यहां देख रहे होंगे कि 2NO2 हमारे मेन रिएक्शन में था, आपने एक NO2 को यूज कर दिया, मतलब आपका एक NO2 भी बाकी है। एक फ्लोरीन था, आपने पूरा का पूरा फ्लोरीन यूज कर लिया, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कि आपके सेकंड स्टेप में एक ही रिएक्टेंट बच गया है, वो है NO2, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के अगर जोड़ा जाए तो ये आपका फाइनल आना चाहिए, ठीक है? अब देखिएगा, अब ये दोनों को जोड़ के क्या आप ये वाले प्रोडक्ट को ला सकते हैं? तो आप देखिएगा, एक NO2F2 है यहाँ पे और यहाँ है NO2F, तो मैं यहाँ पे NO2F लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं NO2F लिखता हूं तो रिएक्टेंट कम नहीं पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, इसे आप कभी भी गलती से बैलेंस मत कीजिएगा, ये 1 और ये 1 ही रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पावर 1 1 दिया हुआ है। आप उस साइड बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड आप बैलेंस नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो आप देखिए कि अगर आप वहां यहाँ पे 1 NO2 और 1 F2 करते हैं तो आपको NO2F मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको NO2F मिल गया। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन है 2, आपने फ्लोरीन यूज किया है 1, तो आप चाहें तो एक फ्लोरीन को इस साइड बढ़ा करके लिख दीजिए F, ठीक है? आपको लग रहा हो कि ये तो नहीं बना सर, ये तो कुछ है नहीं प्रोडक्ट आपका, तो जो आपको दोनों को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, लेकिन आप इस साइड बैलेंस नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है उधर करना है। आपने एक F लिख दिया उस साइड, ठीक? अब आप देखिएगा, अब ये दोनों रिएक्शन को आप जोड़ के, ये दोनों रिएक्शन को आप देखिए, ये दोनों स्टेप को जोड़ के आपको ये लाना है। तो एक NO2 और F2 आपको ऑलरेडी यूज हो गया, तो बचा क्या? तो एक NO2 तो आपका बचा हुआ है, और क्या पहले स्टेप के प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए था? तो ये तो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनना चाहिए था, तो मैं इसे सेकंड स्टेप में लिख देता हूं, ठीक है? और जब सेकंड स्टेप में लिखूंगा तो ये दोनों को आप जोड़िएगा तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, NO2F, ठीक है? तो आपका NO2F बन गया। अब आप दोनों स्टेप को जोड़ के देखिए, तो आप जोड़िएगा तो क्या पाइएगा? 1 NO2 + 1 NO2 2 NO2, F2 मिल गया प्लस F, LHS में F भी है, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिला होगा? NO2F + NO2F 2 NO2F, और एक F आपका बचा हुआ है, वो F और ये F, दोनों F क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब ये हो गया आपका प्रपोज्ड मैग्नीशियम। मैंने यहाँ स्लो क्यों लिखा? क्योंकि ये रेट लॉ है, और हमने पढ़ा है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वही स्लो होता है। ये स्लो है, मतलब ये हो गया आपका फास्ट, ठीक है? तो ये हो गया इसका प्रपोज्ड मैग्नीशियम। देखिए, अब आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि NO2F के जगह पे यहाँ F नहीं बना के कुछ और सोच से हैं, बहुत को सोच रहे हो कि सर केमिस्ट्री में F फ्लोरीन का फॉर्मूला तो F2 होता है, आपने F कैसे लिख दिया? तो मैंने कहा प्रपोज्ड मैग्नीशियम में आप ऐसा लिख सकते हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे F2 करके हाफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो कीजिएगा RHS साइड कीजिएगा, LHS में आपको कोई बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ बैलेंस किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस करने का मतलब है यहाँ पावर चेंज हो जाना, ठीक है? और आपने ये लिखा स्लो, इस साइड आपको बैलेंस नहीं करना है। आप स्टेप 2 में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप 1 के रिएक्टेंट साइड में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसके बाद मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड क्वेश्चन सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा टफ है, और ऐसे तो आप ट्राई सब कर सकते हैं, अभी वीडियो पॉज करके आप सब ट्राई कीजिए, लेकिन मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बना रहा हूं। सेकंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क होगा, जिसे आप नेक्स्ट घर पे कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है? हम मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में जा रहा हूं, फर्स्ट के बाद थर्ड बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन वही है, NO2 + CO से बन रहा है CO2 + N, और आपका R = दिया हुआ है K NO2 का होल स्क्वायर। जितना क्वेश्चन बनाइएगा आपको उतना ही डाउट क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चन बनाते रहिएगा। अब आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिखना है, फिर से लिखना है प्रपोज्ड मैकेनिज्म, तो स्टेप्स लिखना है। तो ये देखिए, आपको मैंने एक हिंट बताया कि एक हिंट क्वेश्चन में दे दिया रहता है, वो ये है कि मुझे पता है कि फर्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट क्या होगा। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है NO2 का पावर 2, तो जो NO2 का पावर 2 है वही आपका समझ लीजिए फर्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट है। तो NO2 का पावर 2 को मैं लिख सकता हूं NO2 + NO2, ठीक है? अब प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको सोचना है कि ये दोनों जोड़ के क्या ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आ सकता है? अगर नहीं भी आएगा तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया है।
तो क्या ये दोनों को जोड़ के CO2 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें कार्बन है, लेकिन ये लाया जा सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं NO, ठीक है। लेकिन NO तो सिर्फ बनेगा नहीं, आपको बैलेंस भी करना है। तो देखिए यहां 2N 4 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन आपका खत्म हो गया, तो बचा आपका एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना बचा? 4 में से एक गया, यानी कि 3 NO3, ये NO3 बन गया, ठीक है। अब NO3 बन तो गया, लेकिन ये आपको बनना नहीं चाहिए था, तो इसको हम सेकंड स्टेप में उड़ा देंगे, इसको उड़ाना है मुझे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में अगर मैं जाऊं तो एक चीज और आपका बच गया, वो क्या? आपने यहाँ पे एक NO2 का जरूरत था, आपने 2 NO2 लिया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे एक NO2 हटाना भी है, तो हट जाएगा, देखिए। लेकिन एक चीज और था जो मैंने स्टेप 1 में नहीं लिया, वो है क्या? CO, तो मुझे CO लेना पड़ेगा, पहले तो CO ले लिए। फिर यहाँ जो चीज नहीं बनना था, देखिए आपको करना क्या, स्टेप 2 का रिएक्टेंट भी आप समझ सकते हैं कैसे। आप देखिएगा कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या ऐसा चीज है जो मैंने नहीं लिया है, तो आप उसको ले लीजिएगा। और स्टेप 1 में क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बनना चाहिए था, उससे आप ले लीजिएगा, तो स्टेप 2 का रिएक्टेंट भी आपका तैयार हो जाएगा। सेम चीज आप मैंने यहां भी किया था, देखिए मैंने 2 NO2 में से एक NO2 लिया था, लेकिन एक NO2 बाकी था, उसे ले लिया। और फर्स्ट स्टेप में ऐसा क्या था जो नहीं बनना चाहिए था, तो F, उसे भी मैंने ले लिया, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां भी करना है। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, देखिए CO प्लस NO3 को जोड़ के आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आप देख रहे हैं आपका ये प्रोडक्ट तो बन चुका, ये हो गया है, लेकिन CO2 नहीं बना, और CO2 यहां से बन सकता है, तो मैं यहां लिख देता हूं CO2। और जब मैं CO2 लगूंगा तो बचेगा क्या, देखिए आपका आंसर खुद ब खुद आ गया NO2। और आपको मैंने जस्ट बोला था कि यहाँ 2 NO2 लिया है, तो एक NO2 को तो कैंसिल होना ही होना है, तो आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, आपका रिएक्शन आ जाएगा। देखिए जोड़ के क्या आएगा, NO2 एक NO2, तो एक NO2 कट जाएगा आपका, CO आपका रह जाएगा, NO3 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, ठीक है। ये हो गया आपका प्रपोज्ड मैकेनिज्म। और आपको यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, ये आप छोड़िएगा नहीं, ये हो गया आपका स्लो, ये हो गया आपका फास्ट, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इस रिएक्शन का प्रपोज्ड मैकेनिज्म। तो मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को कर दिया है, मैंने सॉल्यूशंस का कर दिया है। आपको सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करना है, नहीं बने तो घबराना नहीं है, ट्राई करना है, लेकिन आपका गलती नहीं, बात ध्यान रखिएगा। आपको जब भी आप मैकेनिज्म लिखिएगा तो दोनों स्टेप को जोड़ के खुद देख लीजिएगा कि मेरा ये स्टेप आ रहा है। अगर ये दोनों जोड़ के आपका ये आ रहा है, और आपने फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने स्लो लिखा है उसमें वही लिया है जो यहां पर है, तो आपका 99% चांस है कि आपने सही बनाया, क्योंकि इसमें प्रपोज्ड मैकेनिज्म होता है और एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो आपको देखना क्या है, दोनों रिएक्शन को जोड़ के देखिएगा कि आपका मेन रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, खुद से चेक कर सकते हैं आप। और फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्टेंट है वो आपका ये रेट लॉ वाले एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा है, अगर ये आ रहा है और दोनों जोड़ के आपका फाइनल रिएक्शन आ रहा है तो आपने सही बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, और इसे एक बार अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लिखने के बाद आप इसे लिख लीजिएगा, फिर से आप यही 1 2 को सॉल्व कीजिएगा, 1 और 3 को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड और 4 को सॉल्व कीजिएगा, तो ये आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।